वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस एसआई भर्ती 2025 में भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यह हमारा पहला लेक्चर है और इस तरीके के लेक्चर जो है वो आते रहेंगे यूट्यूब पे और इस चैनल पे यूपीएसआई का पूरा जीएस का सिलेबस, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था और इसके साथ में मूल विधि पे आधारित जितने भी वीडियो लेक्चर होंगे वो पूरी तरीके से फ्री होंगे। इस वजह से सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस पहले लेक्चर को। तो हमारे इस पहले लेक्चर का जो पहला क्वेश्चन है वो यह है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये जो प्रश्न है वो अक्सर एग्जाम में घूमता रहता है। आप अगर यूपीएसआई की बात करें, चाहे यूपीपीएससी में के एग्जाम की बात करें, तो यह प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है। एसएससी के भी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, बी एन राव। जो बी एन राव होते हैं वह संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। तो यहां पे सही उत्तर क्या बताएंगे? बी एन राव, ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें जो अतिरिक्त इंफॉर्मेशन है उसको भी देखेंगे। तो देखिए, ये तो बात क्लियर होगी कि जो बी एन राव हैं उनको संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया और उन्होंने संविधान का मूल मसौदा तैयार किया था। ठीक है, तो जो बेसिक जो ड्राफ्ट था उसको तैयार करने में बी एन राव का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसे बाद में मसौदा समिति ने जांचा। मसौदा समिति 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित हुई, जिसमें 7 सदस्य थे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, मसौदा समिति है, उसका जो अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया जाता है और इसमें कुल सदस्यों की जो संख्या होती है वह होती है 7। तो ये भी याद रखिएगा, जो ड्राफ्टिंग कमेटी होती है उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो वो थे बी एन राव। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि संविधान में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान किस अनुसूची में है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में 3 लिस्ट की जो है बात की जाती है। एक होता है यूनियन लिस्ट मतलब कि संघ सूची, दूसरा होता है स्टेट लिस्ट मतलब कि राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है वह यह की जा रही है कि संविधान का वह कौन सा अनुसूची है, शेड्यूल है, जिसमें इन तीनों अनुसूचियों की बात की गई है, तीनों लिस्ट की बात की गई है। तो यह है 7th शेड्यूल, ऑप्शन नंबर बी। जो 7th शेड्यूल है वह भारत के संविधान में यह कहता है कि हम तीन लिस्ट की बात करेंगे। एक होगा स्टेट लिस्ट, एक होगा यूनियन लिस्ट और एक होगा कंकरेंट लिस्ट, जिसको हिंदी में समवर्ती सूची बोलते हैं। तो 7वीं अनुसूची के रूप में अगर याद रखना है तो यह है 7th शेड्यूल। 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूचियां हैं। तो ये जो 3 लिस्ट हैं आपको ध्यान में रखना है, इनकी बात जो है 7th शेड्यूल में किया गया है। संविधान की मूल संरचना, ठीक है, यस, संविधान की मूल संरचना जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया है। तो वह कौन सा मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कि मूल संरचना के बारे में बात की है। तो वो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। तो ये जो है डेट ये भी याद रखना है और वह केस कौन सा होता है? केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरल। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के केस में जो है वो क्लियर किया है कि आखिर बेसिक स्ट्रक्चर के पॉइंट क्या हैं।
तो मूल संरचना का सिद्धांत जो कॉन्सेप्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में 1973 में जो है प्रतिपादित किया था। और इस मामले में न्यायालय ने न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंधों को पुनर्परिभाषित किया और संविधान में संशोधन की सीमाएं निर्धारित की। तो इसी जो केस था, यहीं से जो है बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आता है। और सुप्रीम कोर्ट आगे ये भी कहता है कि संविधान के हर भाग में जो है वह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकता है। बस केवल एक बात ध्यान रखना है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक ढांचा है, उसके साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। तो ये बातें जो है क्लियर होती हैं केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 के केस के तहत। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है, भारत के संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं पे भी परिभाषित नहीं किया है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, वह अपना वर्डिक्ट सुनाता है और उसी के आधार पर हम अंदाजा लगाते हैं कि यह मामला जो है बेसिक स्ट्रक्चर से है, संविधान के मूल ढांचे से है या मूल संरचना से है। अगला प्रश्न, हमारे सामने जो प्रश्न है 4th नंबर, वह यह है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो अगर हम लोग मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान से तात्पर्य यह है कि वह संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। अगर हम उस संविधान की बात करें तो उस समय टोटल भाग, मतलब कि भाग की अगर बात करें तो वो थे भाग 22, टोटल 22 भाग में हमारा संविधान था। लेकिन उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते गए और वर्तमान समय में इसमें 25 भाग हैं। लेकिन मूल तौर से देखा जाए तो भाग की जो संख्या है, जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो 22 ही है। उसके जो है सब पार्ट हैं, ठीक है, जैसे ABC करके। ओके, तो इसकी जो है संक्षिप्त व्याख्या के अंतर्गत क्या है उसको भी देख लेते हैं। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये जो व्याख्या है जो बगल में आपको दी जा रही है, वह इसलिए दी जा रही है कि ये जो वीडियो समाप्त होगा, इस वीडियो के समाप्त होने पे आप इस पूरे लेक्चर की जो PDF है वो फ्रीली हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयाग इंस्टीट्यूट से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चूंकि जो मैं बातें बोल रहा हूँ हो सकता है कि आप लोग भूल जाएं, लेकिन जब ये PDF के फॉर्मेट में रहेगा इसका एक्सप्लेनेशन, तो उसको देख के जो है आप फिर से जो है लेक्चर को रिकॉल कर सकते हैं। इस वजह से हर एक क्वेश्चन की जो है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो है वो दिया जा रहा है, जिससे आपको ये क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से क्लियर है। ठीक, तो देखिए, जब यह प्रश्न पूछा गया था, मतलब कि ये पास्ट की बात की जा रही है, तब भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया था। बाद में 3 उपभाग जोड़े गए हैं, जिनमें 4A मौलिक कर्तव्य और 9A नगरपालिकाएं और 14A ट्रिब्यूनल शामिल हैं। वर्तमान में यह जो है वो 25 भागों में विभाजित है। इसलिए सही उत्तर क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया, ये होगा ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान संदर्भ में 25 भाग हैं और संविधान की मूल संरचना में 22 भाग थे। तो संविधान की मूल संरचना में बात जो की जा रही है वह वही संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, उस समय जो टोटल पार्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन में वह 22 थे। संशोधन में यह बढ़कर संख्या कितनी हो गई है, आज की डेट में 25 हो गई है। और 25 कैसे हुआ है, एक ये क्या, 4A मौलिक कर्तव्य, 9A नगर पालिकाएं और 14A ट्रिब्यूनल। तो इस तरीके से संख्या हो गई है 25। अगला प्रश्न यह है कि भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। तो सिटीजनशिप की जो बात की गई है वह भाग 2 में की गई है। ठीक, अगला प्रश्न यह है कि भारत में नए राज्य के निर्माण के उद्देश्य से एक विधेयक को किसके द्वारा पारित किया जाना चाहिए। तो अगर नए राज्य का निर्माण करना है अपने देश में, तो उस समय जो कोई बिल होगा वह किस तरीके से पारित होगा। तो देखिए, इसके लिए संसद में साधारण बहुमत, ठीक, जो सिंपल मेजॉरिटी है, मात्र उसी से जो है संसद जो है पार्लियामेंट एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है याद रखिए। अब बात आती है कि ये जो पावर है पार्लियामेंट को, वह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मिलती है।
तो इसका भी जिक्र कर लेते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 3 के अनुसार, ठीक है, जो आर्टिकल 3 है उसके अनुसार नए राज्य के निर्माण पर निर्णय लेने का एकमात्र अधिकार जो है वो संसद के साधारण बहुमत में है। मतलब कि अगर नए राज्य का निर्माण करना हो, उसका नाम रखना हो, उसकी बाउंड्री को अल्टर करना हो, मतलब घटाना बढ़ाना हो, नया नाम रखना हो, तो ये पूरा का पूरा जो पावर है वह किसके अंदर में है? संसद के अंदर में है, पार्लियामेंट के अंदर में। और यह काम जो है वह साधारण बहुमत के आधार पर कर सकती है। इसमें राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो जो स्टेट हैं उससे इसका कोई लेना देना नहीं है इस मामले में। हालांकि संबंधित राज्यों की राय ली जा सकती है और इसलिए विकल्प बी सही है। तो देखिए राज्यों की राय ली जा सकती है, ठीक है। तो अगर किसी से हम एडवाइस ले रहे हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हम उनकी एडवाइस को माने। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी जो राय मशवरा है वो राज्यों से किया जा सकता है, लेकिन या बाइंड नहीं है, या बाउंड नहीं है कि हम उनके मतलब कि संसद जो है, पार्लियामेंट जो है, राज्यों की बात माने ही। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7वें नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में विलय हुए संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली और दमन दीव की स्थापना किस तिथि से हुई है, ठीक है। तो वह डेट बताना है जब ये दो यूनियन टेरिटरी एक हो गए। कौन? दादरा और नगर हवेली और दमन दीव। तो वह डेट कौन सी थी? तो वह डेट थी 26 जनवरी 2020। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को जो है याद रखिएगा, 26 जनवरी 2020। तो दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव जो यूनियन टेरिटरी थे, अधिनियम 2019 से ने प्रशासनिक दृष्टि से दोनों संघ राज्य क्षेत्रों को 26 जनवरी 2020 को विलय कर दिया गया और दोनों क्षेत्र पुर्तगाली शासन के अधीन थे। दिसंबर 1961 में मुक्त हुए थे। तो अगर आपसे कोई थोड़ा सा पास्ट में जाकर क्वेश्चन पूछ ले कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव पे जो है किस फॉरेन कंट्री का जो है आधिपत्य था, तो याद रखिएगा पुर्तगाल, ठीक, या पुर्तगालियों का शासन था। 1961 में जो वो मुक्त होता है और अभी हाल फिलहाल में इसके लिए जो एक स्पेशल एक्ट लाया गया था, कौन सा? दादरा नगर हवेली और दमन दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय अधिनियम 2019, और उसी के तहत 26 जनवरी 2020 को दोनों का विलय कर दिया गया। अब वर्तमान में यूनियन टेरिटरी की जो संख्या है वह 8 हो गई है और राज्यों की संख्या जो है वो 28 है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल राज्य कितने हैं, तो टोटल राज्य जो है वो 28 हैं। यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो वो हैं 8। अगला प्रश्न, भारत का नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है यदि वह क्या करे कि वह अपनी नागरिकता खो देगा? तो देखिए पहला स्टेटमेंट है भारतीय नागरिकता का त्याग करता है। जी हाँ, अगर कोई जो है इंडियन सिटीजनशिप का त्याग कर दे तो वह अपनी नागरिकता को खो देगा। तो पहला ऑप्शन तो ठीक है। दूसरा देखते हैं, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। अगर देखिए अपने मन से जो है वह किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है तो उसकी भारतीय जो सिटीजनशिप है वह खत्म हो जाएगी। ये दोनों कंडीशन में जो है नागरिकता खत्म हो जानी है। तीसरा है किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है। देखिए अगर कोई भारतीय नागरिक है किसी विदेशी महिला या पुरुष से विवाह करता है या करती है तो उसकी नागरिकता पे कोई आंच नहीं आती है, उसकी नागरिकता प्रभावित नहीं होगी। तो ये जो है नागरिकता खत्म होने का आधार नहीं है। तो तीसरे को कीजिए कैंसिल। सरकार की आलोचना करता है, तो देखिए जो गवर्नमेंट होती है उसका जो है आलोचना करना हर एक नागरिक का कर्तव्य भी होना चाहिए, जिससे कि जो सरकार है वह सही दिशा में काम करती रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र है और यहाँ का जो सुप्रीम होता है वह होती है जनता, ठीक है। तो जनता जो है जो सरकार के काम होते हैं अगर अच्छे काम है तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर बुरे काम वो कर रही है गवर्नमेंट तो आलोचना करना बनता है, लेकिन इस कंडीशन में उसकी नागरिकता नहीं जा सकती है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट बचे? एक और दो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर है। अब चलते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लीजिए।
तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि सिटीजनशिप एक्ट कब का है, तो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 नागरिकता की समाप्ति से संबंधित है। तो अगर किसी की सिटीजनशिप जा रही है तो वह कौन सा प्रोविजन है जिसके तहत यह बात कही गई है, तो आपको जाना पड़ेगा सिटीजनशिप एक्ट 1955 के सब क्लास 9 में, ठीक है, जो उसका सेक्शन 9 है उसमें यह बात कही गई है, ठीक है। तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। तो अब बात आती है कि सिंगल सिटीजनशिप या एकल नागरिकता होती क्या है। तो एकल नागरिकता से तात्पर्य यह है कि भारत का नागरिक केवल और केवल एक जगह या एक देश की नागरिकता रख सकता है, मतलब कि भारत के नागरिक की नागरिकता केवल इंडिया की ही होगी। अगर वह किसी अन्य देश की नागरिकता रखता है तो उसकी नागरिकता, उसकी सिटीजनशिप स्वतः खत्म हो जाएगी, ठीक। केंद्र सरकार विशेष परिस्थितियों में नागरिकता छीन सकती है, जैसे धोखाधड़ी से प्राप्त की गई हो, ठीक है। अगर किसी ने जो है फॉल्स डॉक्यूमेंट लगा के नागरिकता प्राप्त किया हो तब भी उसकी नागरिकता चली जाएगी। युद्ध में दुश्मन से संपर्क में हो, अगर वह जो है दुश्मन के साथ जो है वो मिला हुआ हो तो इस कंडीशन में उसकी नागरिकता खत्म हो सकती है। 5 वर्ष जेल आदि ये सब जो है प्रावधान है। लेकिन विवाह या सरकार की आलोचना से नागरिकता नहीं जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या? 1 और 2। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? चलिए रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हटाते हैं, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो आपको दिए गए ऑप्शन में बताना है कौन सा मिसमैच है, ठीक है। पंचायतें जो है भाग 9 में है, सही है। नगर पालिकाएं म्यूनिसिपैलिटीज की बात जो है 9A में की गई है, ये भी सही है। सहकारी समितियों की बात जो की गई है वो भाग 9B में की गई, ये भी सही है। ट्रिब्यूनल, ये गलत है। ट्रिब्यूनल की बात जो है वो 14AB में की गई है, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी जो है वो मिसमैच हो गया। अब देखते हैं यहां पे व्याख्या क्या है। तो देखिए, संविधान का जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, तो 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें क्या बात निकल कर आती है? तो उसमें जो 14A है वो जोड़ा गया और इसके तहत 323A और 323B शामिल हैं। अनुच्छेद 323 जो है प्रशासनिक ट्रिब्यूनलों की स्थापना से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 323B विदेशी मुद्रा, औद्योगिक और श्रम विवादों आदि से संबंधित ट्रिब्यूनलों से जुड़ा है। भाग 10 जो है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, ठीक है। तो इस प्रकार ये वाला जो भाग है भाग 10 वो तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये जो है जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है उससे संबंधित है, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल के लिए क्या होना चाहिए था? इसके लिए होना चाहिए था 14A, ठीक है। कौन सा भाग होना चाहिए? 14A। और 14A का जो कॉन्सेप्ट आता है वह 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के तहत आता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं कि जो 42वां संविधान संशोधन है उसको किस अन्य नाम से जाना जाता है, ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, जो 42वां संविधान संशोधन होता है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो याद रखिएगा, उसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो सामान्य चुनाव में मतदान करना, देखिए वोटिंग करना जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अलावा ये जो 3 है वो सारे के सारे जो है फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक,
वे रिट द्वारा परिवर्तनीय हो सकते हैं, यही कथन जो है वो सत्य नहीं है। इस प्रकार हमारा जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जो मौलिक कर्तव्य होते हैं उनके लिए रिट का प्रोविजन नहीं है। मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनके लिए रिट की बात की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो है रिट दाखिल कर सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत जो है आप हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। किसके लिए? फंडामेंटल राइट्स के लिए, मौलिक अधिकारों के लिए, ना कि मौलिक कर्तव्यों के लिए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए जो है रिट का प्रोविजन नहीं है। तो इस प्रकार जो प्रश्न पूछा गया था, हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी की जो चीजें हैं वो सारी सही हैं। क्या? वे केवल संवैधानिक विधि द्वारा बढ़ावा दिए जा सकते हैं, वे अस्पष्ट विधानों की व्याख्या के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, किसी विशेष कर्तव्य का प्रदर्शन संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसका निर्णय अदालत को करना है। ठीक, तो ये चीज याद रखिएगा, ऑप्शन ए। तो देखिए, वही बात कही गई है, मौलिक कर्तव्य कानूनी रूप से परिवर्तनीय नहीं है, इसलिए रिट द्वारा परिवर्तनीय नहीं हो सकता। वे नागरिकों को लोकतांत्रिक आचरण की याद दिलाते हैं, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य, अगर आप जो है आप राइट्स की बात करते हैं तो साथ में ड्यूटीज भी होना चाहिए। तो हर जगह जो है राइट और ड्यूटीज का जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो कोऑपरेटिव होना चाहिए। केवल और केवल हम जो है अधिकारों की बात ना करें, अगर आप अधिकार की बात करते हैं तो साथ में कर्तव्यों की भी बात होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि सुविधाजनक अध्ययन के लिए राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित में से किस भाग में वर्गीकृत किया जा सकता है? ठीक है, तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव स्टेट ऑफ डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसको जो हम 3 क्राइटेरिया में बांट के देखते हैं। एक होता है सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, दूसरा है इंटेलेक्चुअल लिबरल उदार बौद्धिकवादी, और गांधीवादी। ये तीनों के तीनों जो है बातें, या ये कहा जाए तीनों ये जो क्राइटेरिया है वह जो है वो डिफाइन करती है किसको? डीपीएसपी को। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वह है उपयुक्त सभी। इन 3 क्राइटेरिया में बांट के जो है हम डीपीएसपी का अध्ययन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत विविध प्रकृति के हैं और इन्हें 3 प्रकार की विचारधाराओं का प्रतिबिंब माना जाता है। कौन सी? समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत। तो गांधीवादी सिद्धांत अनुच्छेद 40, 43, 43B, 46, 47 और 48 के अंतर्गत है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो आपको डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट जो है वह इनमें से किसके लिए नहीं है वो आपको बताना है। तो सामाजिक कल्याण राज्य की स्थापना करना, देखिए ये तो पहला तो है ही। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वह वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। ठीक है, तो सामाजिक कल्याण राज्य की स्थापना करना ये सही है। सामाजिक आर्थिक और न्याय सुनिश्चित करना ये भी सही है। धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, यही ऑप्शन जो है गलत है। ठीक, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना ये भी सही है। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो संविधान का भाग 4 है ये भी देख लीजिए। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वह संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं। और अगर आर्टिकल्स की बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में आपको डीपीएसपी के जो प्रोविजन है वो बातें देखने को मिलेगी। आर्टिकल 36 to 51। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा जंगलों और वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रावधान कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए, ये जो बात की गई है आपको राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी देखने को मिलेगा, और साथ में मौलिक कर्तव्यों में भी देखने को मिलेगा। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वहां पे भी इनके लिए बात कही गई है। तो इस प्रकार जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न,
तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अनुच्छेद है उनको भी देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत अनुच्छेद 51 AG, ये याद रखिए क्या, 51 AG में प्राकृतिक पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा का उल्लेख है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 48A में पर्यावरण की रक्षा और सुधार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा अनुच्छेद जो है इससे संबंधित है, तो मौलिक कर्तव्य में याद रखिएगा 51AG। ठीक है, और अगर आपसे जो है डीपीएसपी में पूछा जाए राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में, तो ये याद रखिएगा 48A। अगला प्रश्न, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में से संविधान किसके बारे में मौन है? ठीक है, तो देखिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें वयस्क शिक्षा के बारे में बात नहीं की गई है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। बाकी के जो 3 बातें हैं वह जो है आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या श्रमिकों के लिए जीविका वेतन, गरीबों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या में क्या है। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत श्रमिकों के लिए जीविका वेतन अनुच्छेद जो है 43 में बात कही गई है। गरीबों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39A में किया गया है। ठीक है, तो जो हमारा जो मूल संविधान था उसमें यह बात नहीं थी। क्या गरीबों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की बात नहीं की गई थी, या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में आर्टिकल 39A जोड़ा गया और उसके तहत यह बात फिक्स की गई कि गरीबों के लिए निःशुल्क कानून सहायता दी जाएगी। और निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 में उल्लिखित है। ठीक है, भारतीय संविधान अभी तक वयस्क शिक्षा जो एडल्ट एजुकेशन है उसके बारे में मौन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत नहीं है। तो देखिए, भारतीय संविधान संसदीय सरकार है। जी हाँ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है भारत के संविधान में देखने को मिलता है। राष्ट्रपति सरकार, देखिए यहां पे जो है राष्ट्रपति सरकार नहीं है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट नहीं है, तो ये जो है वो गलत है। ठीक, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, संघीय सरकार भी है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई जहां संसद सर्वोच्च है, भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है और संघीय सरकार की बजाय संविधान भारत को राज्यों का संघ कहता है। राष्ट्रपति सरकार अमेरिका जैसी है। ठीक है, तो अगर अमेरिका की बात करें, जैसे वर्तमान में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो जो है वहां पे राष्ट्रपति सरकार चलती है। ठीक है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट चलती है, ना कि भारत में जो है वो संसदीय सरकार चलती है। ठीक है, भारत की तरफ। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे जो सही उत्तर होगा राष्ट्रपति सरकार जो है वो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न, केंद्र और राज्य सरकारों को प्राधिकार मिलता है कहां से? भारत के संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से, कि भारत की संसद से? तो देखिए, केंद्र और राज्य सरकारों को जो भी अथॉरिटी मिलती है वह जो है भारत के संविधान से मिलता है। ठीक है, तो जो भी हम लोग शक्ति की बात करते हैं, संसद हो चाहे राज्य की विधानसभाएं हैं, सबके लिए जो बात कही गई वो भारत के संविधान में कही गई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो भारत का संविधान संघ और राज्यों के बीच शक्ति के स्पष्ट विभाजन के साथ दोहरी राज व्यवस्था प्रदान करता है और प्रत्येक अपने आवंटित क्षेत्र में सर्वोच्च होता है। ठीक है, भारत के संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है। ठीक है, ये भी जो है भाग आप याद रख सकते हैं, भाग 11। और ये कहां से कहां तक? 245 से लेकर 255 तक की बात करता है। अगला प्रश्न, किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को भारत के किसी भाग या पूरे भारत में लागू करने के लिए संसद कोई कानून बना सकती है? पहला ऑप्शन है सभी राज्यों की सहमति से। जी नहीं, कोई सहमति लेने की जरूरत नहीं है। बहुमत राज्यों की सहमति से? जी नहीं। संबंधित राज्यों की सहमति से? जी नहीं।
किसी राज्य की सहमति के बिना। जी हाँ, ये सही है। देखिए, अगर अगर पार्लियामेंट को मतलब कि संसद को अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कोई कानून बनाना है तो उसको राज्यों के साथ उनकी सहमति लेना आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। व्याख्या देखिए, संविधान का अनुच्छेद 253 दावा करता है कि संसद को भारत के क्षेत्र के पूरे या किसी भाग के लिए किसी अन्य देश या देशों के साथ किसी संधि समझौते या समझौतों को लागू करने या किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संघ और अन्य निकाय के लिए किए गए किसी निर्णय को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? देखिए, जो राष्ट्रपति शासन है अधिकतम जो है वह 3 वर्ष के लिए लगा सकते हैं। ठीक, एक बार में लगाए जाने पर राष्ट्रपति शासन जो है 6 महीने तक जारी रह सकता है और अधिकतम जो है 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर जो है प्रेसिडेंट रूल जो है अगर लगाना है तो वह जो है मैक्सिमम जो है वो 3 साल तक हो सकता है, 6-6 महीने के अंतराल पर। ठीक है, तो जो हर 6 महीने में संसद के अनुमोदन के अधीन है और इसे संसद में साधारण बहुमत से किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। तो मैक्सिमम जो राष्ट्रपति शासन लगाने की ड्यूरेशन है वो है 3 वर्ष। ठीक है, तो 6-6 महीने पे जो है पार्लियामेंट का अनुमोदन आवश्यक है। अगर पार्लियामेंट संसद जो है अनुमोदित नहीं करेगी तो फिर जो है 6 महीने के अंदर ही समाप्त हो जाएगा। तो अगर हम 3 साल तक प्रेसिडेंट रूल जो है वो किसी राज्य में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए पार्लियामेंट की सहमति आवश्यक है हर 6 महीने पे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता? तो यह है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सभी मौलिक अधिकार निलंबित माने जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, ये जो दो हैं ये सस्पेंड नहीं होते हैं। किसमें? इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के दौरान। तो ये चीज याद रखिएगा, आर्टिकल 21 और 20। अगला प्रश्न, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? ठीक है, तो भारतीय संसद में आता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर जो है पार्लियामेंट कहलाते हैं। तो राष्ट्रपति और दोनों सदन से क्या मतलब है? राज्यसभा और लोकसभा। तो संविधान का अनुच्छेद 79, ठीक है, 79 कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन, कौन से? लोकसभा और राज्यसभा शामिल होंगे। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद की शर्तों से संबंधित है, जो कहता है कि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य या किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य नहीं होगा। तो एक चीज याद रखना है, जो राष्ट्रपति होता है वह लोकसभा और राज्यसभा किसी का भी सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति भी, भारत का उपराष्ट्रपति भी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ना तो लोकसभा ना तो राज्यसभा। एक चीज और याद रखना है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो है राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक, तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैनशिप जो है राज्यसभा की, वह भारत के वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा संभाली जाती है। और वर्तमान में जो है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ है। देखते हैं कि भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन बनता है। अगला प्रश्न, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर भी पारित माना जाता है। जब राज्यसभा द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, कितने दिनों तक? तो अगर राज्यसभा जो है 14 दिन तक न्यूट्रल रहता है तो वह स्वतः जो है वो पारित मान लिया जाएगा। ठीक, तो 2 सप्ताह या 14 दिन याद रखना है। तो संविधान का अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया से संबंधित है और अनुच्छेद 109 सब प्लस 5 में कहा गया है कि यदि लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा को अपनी अनुशंसाओं के लिए प्रेरित धन विधेयक 14 दिनों, मतलब कि 14 दिनों के भीतर लोकसभा को वापस नहीं किया जाता तो वह राज्यसभा द्वारा पारित माना जाएगा। तो अगर
अगर राज्यसभा 14 दिनों तक अपने पास धन विधेयक को रखता है, कुछ कोई डिसीजन नहीं लेता है, तो उसको जो है यह मान लिया जाएगा कि राज्यसभा की इस पे सहमति है। संसद आधिकारिक भाषा के प्रावधानों को संशोधित कर सकती है। ठीक है, तो अगर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको उसमें अगर संशोधन करना हो तो इसके लिए संसद क्या करेगी? तो इसके लिए उसके सदस्यों के साधारण बहुमत से यह संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन ए जी। संसद भारत की आधिकारिक भाषा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके प्रावधान को उसके सदस्यों के साधारण बहुमत से संशोधित कर सकती है। अगला प्रश्न, नए राज्यों के गठन के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो नए राज्य के गठन के लिए जो बात की गई इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ये आपको बताना है। संसद कानून द्वारा नया राज्य बना सकती है, बिल्कुल सही है। ऐसा कानून संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के प्रावधानों को शामिल करेगा, ये भी सही है। ऐसा कानून अनुच्छेद 368 के उद्देश्य के लिए संविधान का संशोधन माना जाएगा, यही स्टेटमेंट हो गया गलत। डी क्या है? ऐसा कानून बनाने वाला कोई विधेयक संसद में तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे उस राज्य की विधायिका को संदर्भित नहीं किया जाता जिसका क्षेत्र, सीमाएं या नाम प्रभावित होता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद 4(2) के अनुसार अनुच्छेद 2 मतलब कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के तहत दिए गए प्रावधानों का अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से। तो उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई भर्ती 2025 के लिए इस तरह के वीडियो जो है आपको मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल पे उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई भर्ती के लिए जनरल स्टडी मतलब कि सामान्य अध्ययन के हर सब्जेक्ट, साथ में संविधान और राज्य व्यवस्था और मूल विधि से संबंधित जो भी स्टडी मटेरियल है और प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो सारा का सारा जो है वो फ्रीली अवेलेबल रहेगा। इस वजह से एक बार फिर से मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्र मंडली को इस चैनल के माध्यम से लाभ पहुंचाएं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।